बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 515 क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी के शॉर्ट लेसन नंबर 37 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 37 का नाम है क्रॉस कल्चरल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ। मॉड्यूल 145 से लेकर 150 इसमें शामिल है। लेसन बहुत ही इंटरेस्टेड है क्योंकि इसमें ना आपको बताया गया है कि किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स में वेलबींग और हेल्थ होती है या पाई गई है या पहले से मौजूद है डिफरेंट कल्चर्स में मेंटल हेल्थ और वेलबींग। तो लेसन नंबर 37 में आपको ओवरऑल यही सुनने को, देखने को और जानने को मिलेगा। मॉड्यूल जैसे कि 145 से लेकर 150 इसमें शामिल है और लेसन का मैं आगाज़ करूंगा। लेकिन लेसन का आगाज़ करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है सिंपल सी उन साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड है तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसको आप लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। मेरी हौसला अफजाई होगी, प्लस ये कि साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की भी हौसला अफजाई होगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो करें। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन में जो है वो मॉड्यूल 145 वुमेन वेलबींग एंड कल्चर्स के नाम से है और ये बहुत ही मज़े का मॉड्यूल है 145 वुमेन वेलबींग एंड कल्चर। क्योंकि हर एक कल्चर्स में ना कहीं औरतों के अंदर डिससेटिस्फैक्शंस पाई जाती है अपनी बॉडी को लेकर। अगर अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात की जाए तो अफ्रीकन कंट्रीज़ अपने आप को ना डिससेटिस्फैक्शन इस तरह से महसूस करेंगी अपनी बॉडी को लेकर कि वो चिट्टी नहीं है, गोरी नहीं है, ठीक है। और इसी तरह जो गंदमी है, इसी तरह किसी के फिगर्स बहुत अच्छे हैं, किसी के जो है वो फिगर नहीं अच्छे, किसी के हिप्स बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं औरतें ना अपना कंपैरिजंस करती हैं जिससे क्या होता है कि वो अपनी बॉडी में ना डिससेटिस्फैक्शंस जो है वो हासिल कर लेती है इमेजिन करके ही, कंपैरिजंस करके ही। और यही वजह है कि इस्लाम ने तो आज से तकरीबन जो है ना वो 1500 साल पहले ही इस डिससेटिस्फैक्शंस को लेकर ना औरतों के बारे में पहले से ही जो है वो क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शंस हदीस की सूरत में नबी आखिर ज़मान ने दे दिया था। और कुरान में तो अल्लाह ताला ने बाकायदा हाईलाइट कर दिया था। और ये देख लें कि आजकल में जितना भी जो है ना सोशल मीडिया वो इसी तरह औरतों के अंदर ना ये एक नेगेटिव इम्पेक्ट डालता है खूबसूरती को लेकर। ये जितनी भी कॉस्मेटिक एजेंसीज होती हैं ना वो ऑलमोस्ट लड़कियों को क्यों, खूबसूरत लड़कियों को क्यों आगे रिकमेंड किया जाता है, ताकि एक माशरे के अंदर ना प्रोडक्ट के अपने ना ग्रो करा सके। इसलिए जो है ना वो ये इस तरह सा जो है ना ब्लैक मार्केट जो है ना एजेंसी काटी होती है। रिवर्स साइकी जो है ना औरत की उसको इस्तेमाल कर रही होती है। ये जितनी भी एजेंसीज होती हैं कॉस्मेटिक्स की होगी या फिर ऑलमोस्ट गारमेंट्स की होगी, ये जो क्लॉथ वगैरह जो होते हैं जो बिकते हैं औरतों के। ओके, इन द स्टार्टेड मॉड्यूल 145 में वुमेन वेलबींग एंड कल्चर्स में आपको बताया गया कि वुमेन एंड बॉडीज डिससेटिस्फैक्शंस आर कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। मतलब कि एक औरत का किस तरह से बॉडी डिससेटिस्फैक्शंस है और कल्चर क्या है, कल्चर किस हवाले से बताता है। इस हवाले कल्चर के जो है शवाहिद क्या है बॉडी डिससेटिस्फैक्शंस को लेकर। तो इसमें आपको बताया गया कि हर कल्चर में ना बॉडी इमेज के आइडियल्स अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ अफ्रीकन्स और एशियंस कल्चर्स में ना जैसे कि थाईलैंड के कियान लोगों के लिए लंबी गर्दनों मतलब कि लंबी गर्दन को ना खूबसूरती का सिंबल समझा जाता है कियान लोगों में, थाईलैंड के कियान लोगों में। अच्छा, ये जो है ना डॉक्यूमेंट्री नेशनल जियोग्राफिक ने भी की है, आप निकाल के देख सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट नेशनल जियोग्राफी उसको भी विज़िट करके डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म देख लें। थाईलैंड के कियान लोगों की जो औरतें हैं वो अपनी लंबी गर्दन को खूबसूरती की अलामत समझते हैं और जिसकी गर्दन लंबी नहीं है तो उसको बदसूरती एक्सेट्रा वाट एवर इस तरह ना कंसिडर किया जाता है थाईलैंड के कियान लोगों में। ओके,
जबकि वेस्टर्न कल्चर्स में ना पतली बॉडी को ना ज़्यादा पसंद किया जाता है। जैसे कि कोरियन में ना पतली और स्लिम और एक किस्म की ना मतलब कि ये जो बॉडी होती है ना वहाँ पे ज़्यादा खूबसूरती की और पसंदगी वाली अलामत समझा जाता है। और वेस्टर्न कल्चर्स में मीडिया जो है वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ना प्रमोट करता है, जिसकी वजह से ना ईटिंग डिसऑर्डर्स और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है औरतों के अंदर। लेकिन ऐसे कल्चर्स जहाँ बॉडी का ज़्यादा साइज अप्रिशिएट किया जाता है, वहाँ लोगों को ना बॉडी डिससेटिस्फेक्शन से जो है वो कम सामना होता है। अच्छा, ये देख लें कि ये इसलिए ना कुरान ने बकायदा ये है ना मतलब कि औरतों को डिससर्टिफिकेशन से बचाने के लिए, बॉडी की डिससर्टिफिकेशन से बचाने के लिए ना कुरान में 3 जगह जो है ना वो कह दिया गया है, हुक्म सादर कर दिया गया है कि तुम पर्दा करो। क्योंकि एक किसी भी औरत की भी दिल आज़ारी हो सकती है, आप एक औरत दूसरी औरत की दिल आज़ारी कर सकती है। इसी तरह जो है ना वो मतलब कि अक्सर औरतें जो होती हैं ना अपने आप को खुद ऑब्जेक्ट बनाना पसंद करती हैं कि हम ऑब्जेक्ट बने किसी भी मर्द के लिए या किसी भी सोशल मीडिया में एक वो जो है ना वो वायरल हो जाए ताकि हमारी पब्लिसिटी हासिल हो। ये जो चीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा ना दूसरी औरतों के लिए भी डिससेटिस्फेक्शन जो है वो पैदा करती है। मेंटल वेलबींग द इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल ऑन वुमेन हेल्थ। इसमें ना आप को बताया गया है कि घर के काम जो अक्सर ना औरतों पर ना घर के काम जो अक्सर ना औरतों पर डाले जाते हैं, इनका ना मेंटल हेल्थ पर भी ना असर पड़ता है औरतों पर। और उन कल्चर्स में ना जहाँ रोल्स का तकसीम होता है या सपोर्ट मिलती है ना, वहाँ मेंटल हेल्थ आउटकम्स बेहतर होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान, इंडियन और बांग्लादेश में ना पोस्ट पार्टम केयर प्रैक्टिसेस है, जहाँ औरतों को ना 40 दिन तक ना छुट्टी मिलती है बच्चे की पैदाइश के बाद। और ये ना इनको ना पोस्ट पार्टम डिप्रेशन से ना बचाने में मदद भी करती है। लेकिन ना वेस्टर्न कल्चर्स में औरतों पर ना काम पर जल्दी वापस लौटने का ना प्रेशर्स भी होता है, जो मेंटल हेल्थ के लिए ना नुकसानदेह हो सकता है। ओके, मज़ीद आपको बताया गया है वुमेन रेजिलियंस एंड फिज़िकल हेल्थ के हवाले से। तो औरतों की ना बायोलॉजिकल और हार्मोनल ट्रेट्स जैसे कि ना एस्ट्रोजेंस इनको ना स्ट्रेस से कॉपी करने में ना मदद देती है। मैट्रीहुड भी ना फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ को ना बढ़ाता है। हालांकि ना औरतें एंजाइटी और डिप्रेशन का ना ज़्यादा शिकार होती हैं, लेकिन ना लंबे अरसे तक वो बेहतर कॉपी कर सकती हैं औरतें। ओके, एजिंग मीडिया एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑन वुमेन में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि वेस्टर्न कल्चर्स में उम्र बढ़ने से ना लोग डरते हैं और जवानी को आइडियलाइज किया जाता है। एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स से एंजाइटी बढ़ती है, लेकिन कई एशियन और अफ्रीकन सोसाइटीज़ में उम्र को ना हिकमत और इज़्ज़त के साथ जोड़ा जाता है, जो औरतों के मेंटल हेल्थ पर ना अच्छा असर जो है वो डालते हैं। जैसे कि पाकिस्तान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है ना बुज़ुर्ग औरत को रिस्पेक्ट ज़्यादा दी जाती है बनिस्बत वो औरत जो यंग हुई है, क्योंकि उसको तो उसने अपने आइडियल के मुताबिक ही चलना होता है। लेकिन और एक जो बरगज़ीदा औरत होती है उसने माशरे में बहुत कुछ देखा होता है और वो घर जो है ना वो उसको बसाना जानती है। उसको एक इस्लामिक माशरे के साथ साथ दूसरा जो इर्द गिर्द का माशरे में जो कुछ हो रहा है उसका भी इसको नॉलेज होता है। ओके, रिप्रोडक्शन से डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पोस्टमार्टम केयर्स कल्चरल कंपैरिजन्स में आपको बताया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया जैसे कल्चर्स में ना औरतों को ना पैदाइश के बाद रेस्ट करने का वक़्त दिया जाता है, जो इनकी रिकवरी में ना मदद करते हैं। मतलब कि इनकी अगर मौका दिया जाए ना इस पैदाइश बच्चे की पैदाइश के बाद इनको रेस्ट करने का, तो इससे क्या होता है कि इनकी रिकवरी में मदद मिलती है ऐसी औरतों को। लेकिन वेस्टर्न कल्चर्स में ना इनको ना अपने ड्यूटी से जल्दी वापस लेने का ना प्रेशर होता है। जैसे कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ है तो चलो आपने आना है 10 दिन बाद, ठीक है, 5 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, 3 दिन आप रेस्ट कर लें। तो इस तरह उनको ना प्रेशर डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके वेलबींग को ना नुकसान पहुंचता है। इसलिए तो
पाकिस्तान और मैं अपने वतन से ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ इसी बना पर। कुछ रीजन्स में ना न्यू माओं को, मतलब कि जो नई नई माँ बनी है ना, उनको ना आइसोलेशन से का सामना करना पड़ता है, जो किसी किसी जगह पर ना मददगार होता है, लेकिन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर ना डिपेंड करता है कि ये आइसोलेशन कितना सपोर्टिव है या स्टिग्मेटाइजिंग है। ओके। वायलेंस एंड वुमेन वेलबिंग में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जैसे कि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस और कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे कि ऑनर किलिंग्स औरतों के ना मेंटल हेल्थ पर ना बहुत बुरे असर डालते हैं, जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन होती है। साइबर स्टॉकिंग और नॉन कंसेंशुअल पोर्नोग्राफी बिना न्यू फॉर्म्स हैं जो औरतों की ना और ऑटोनॉमी और मेंटल वेलबींग को ना थ्रेट करते हैं। अच्छा, ये जो साइबर टॉकिंग है, ये आमतौर पर ना, ये ख़ास तौर पर ये जो औरतें अपने आप को खुद एक्सपोज करना ज़्यादा बेहतर समझती हैं, या आजकल सोशल मीडिया में ज़्यादा उन्होंने वीडियोस अपनी कास्टिंग की होती है, तो ये उनको भी अक्सर सामना करना पड़ जाता है, या उनकी अगर कोई वीडियो वायरल हुई है तो उस वजह से भी होता है। A note on वेलबींग ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान 2024 में आपको बताया गया है कि पाकिस्तान में ना औरतें सोशल इंस्टेबिलिटी एंड इनजस्टिस और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ना सामना कर रही हैं, और और ये इश्यूज ना इनको स्ट्रेस और कंसर्न्स दे रहे हैं, खासकर ना अपने प्राइवेट अपने फैमिली के फ्यूचर्स के लिए, और छोड़े गए वार्ड्स करप्शंस और गवर्नमेंट्स की वेलफेयर सपोर्ट की कमी के बारे में। ओके। अच्छा, ये जो है ना 2000 अ नोट ऑन वेलबींग ऑफ वुमेन इन पाकिस्तान 2024, एक्चुअल में ना ये जो है उन औरतों में देखा गया है जो अनपढ़ हैं, और उन औरतों में भी देखा गया है जहाँ पे जो है वो लिटरेसी इतनी नहीं है, मतलब कि शरह ख़वानगी जो है ना वो ज़्यादा नहीं है। तो ये 2024 की जो रेशो बताई गई है कि औरतों में इस तरह हो रहा है, और जिन औरतों को पता है ना, तो वो कहती हैं कि हमें वो भी राइट्स मिलें जो मर्दों के राइट्स हैं। तो इससे माशरे में ना बहुत ही बुरा जो है ना वो बेगार पैदा हो रहा है। तो औरतों को अपने राइट्स की बस परवाह होनी चाहिए, ना कि वो राइट्स जो मर्दों को दिए गए हैं तो वो भी लेना पसंद करें। तो उससे क्या होगा, माशरे में बहुत बुरा असर पड़ेगा। जैसे कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाला कॉन्टेक्स्ट चला था, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कंक्लूजन की बात की जाए तो औरतों की वेलबिंग का कल्चरल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन से शेप होती है, जो बॉडी इमेज, सोसाइटल रोल्स और हेल्थ पर असर डालती है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ना समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना हम उन चैलेंजेस को एड्रेस कर सकें जो औरतों को ना फेस करने पड़ते हैं, और इनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ को ना ग्लोबली इम्प्रूव किया जा सके। पॉलिसीज को सपोर्ट करना चाहिए औरतों की ऑटोनॉमी, रेजिलियंस और वेलबींग को अक्रॉस डाइवर्स कल्चर्स में। और ये समझने की कोशिश है, मतलब कि ओवरऑल ना आपको इस मॉड्यूल 145 में बताया गया है कि एक्चुअल में ना ये समझाने की आप स्टूडेंट्स को कोशिश की गई है कि हर कल्चर्स में ना औरतों के लिए ना मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के ना डिफरेंट नॉर्म्स और चैलेंजेस होते हैं। अगर हम कल्चरली सेंसिटिव काउंसलिंग या सपोर्ट देना चाहें ना, तो ये ज़रूरी है कि हम कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझ कर ना अपनी स्ट्रेटजीज तैयार करें, ताकि औरतों को ना इनके स्पेसिफिक नीड्स को ना मुताबिक मदद मिल सके। मॉड्यूल 146 एसेस टू मेंटल हेल्थ के नाम से है। तो इसमें आपको बताया गया कि ये मॉड्यूल मेंटल हेल्थ सर्विसेज तक दस दस्तराजी को ना समझाने पर फोकस करता है। मतलब ये कि आपको ये मॉड्यूल जो है ना ओवरऑल मेंटल हेल्थ सर्विसेज के बारे में ना समझाने पर फोकस है इसका मॉड्यूल का, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जो चैलेंजेस हैं उनको देखते हुए, और ये वो फैक्टर्स हैं जो ना मेंटल हेल्थ सर्विसेज की अवेलेबिलिटी और एक्सेप्टेंस को ना इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय एसेस टू मेंटल हेल्थ। इसमें आपको बताया गया कि एसेस टू मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आप मेंटल हेल्थ सर्विसेज से जैसे कि थेरेपी और साइकियाट्रिक केयर को ना बिना किसी रुकावट के हासिल कर सके। और ये रुकावट किस तरह की हो सकती है, जैसे कि पैसे की कमी, स्टिग्मा, जो लोगों को ना
डर या शर्म का सामना करवाती है। और यहाँ फिर दूरी एक किस्म की होती है, मतलब कि किसी चीज़ से दूर होना। इसमें ना ट्रेडिशनल तरीके भी शामिल होते हैं, जैसे कि स्पिरिचुअल हीलिंग, जो कुछ कल्चर्स जैसे कि पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन है। ओके, our mental health help and services accessible in all cultures। इसमें आपको बताया गया कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज शहरी इलाकों में ना आसानी से दस्तयाब होती है, जहां हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स मौजूद होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ना देहाती इलाकों में लोग ना अक्सर स्पिरिचुअल हीलर्स जैसे कि शमन्स और इन इमाम्स पर ना डिपेंड करते हैं। और ये जो तरीके हैं ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते, ख़ास करना अगर बीमारी स्वेयर हो। इस वाले से इज़ इट अ नॉर्म टू obtain मेंटल हेल्थ सर्विसेज। इसमें ना आपको बताया गया कि वेस्टर्न कल्चर्स में ना मेंटल हेल्थ की मदद लेना कॉमन और सोशली एक्सेप्टेबल है। लोग ना आसानी से थेरेपी और साइकोथेरेपिक साइक्रेटिक सॉरी लोग ना आसानी से थेरेपी और साइक्रेटिक केयर लेते हैं। लेकिन ना पाकिस्तान में कल्चरल स्टिग्मा की वजह से ना लोग मदद लेने में ना हिचकिचाहट महसूस करते हैं। और प्रोफेशनल सर्विसेज सिर्फ स्वेयर केसेस में ही ली जाती है। ओके, जेंडर रिलेटेड डायनामिक्स इन एसेस टू मेंटल हेल्थ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि वेस्टर्न कल्चर्स में ना दोनों मर्दों और औरतों को ना मेंटल हेल्थ की मदद लेने की जो है हिमायत की जाती है। लेकिन ना औरतें अक्सर ना अपने स्ट्रगल्स को ना सोसाइटी के प्रेशर्स की वजह से ना छुपाने की कोशिश करती हैं। पाकिस्तान में औरतों के लिए मेंटल हेल्थ केयर तक जो है वो दस्तयाबी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ना इन औरतों को ना स्टिग्मा का सामना जो है वो करना पड़ता है, और इनको ना अनस्टेबल होने का लेबल जो है वो लगाने का डर रहता है। मर्द भी ना स्टिग्मा का शिकार होते हैं, लेकिन ना इनको ना इमोशनल स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशंस की वजह से ना मदद लेने में मुश्किल होती है। ओके, डज एजुकेशन से मेक अ डिफरेंस। इसमें आपको बताया गया है कि तालीम मेंटल हेल्थ सर्विसेज तक ना दस्तयाबी को ना बेहतर बनाती है। पाकिस्तान में जो लोग ज़्यादा अमीर और तालीम याफ्ता होते हैं ना, वो प्राइवेट केयर अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक सर्विसेज काफ़ी लिमिटेड होती है, ख़ासकर ना देहाती और कम आमदनी वाले इलाकों में। परसेप्शंस ऑफ मेंटल इलनेस इन पाकिस्तानी सोसाइटीज़ में आपको बताया गया कि पाकिस्तान में मेंटल इलनेस को अक्सर ना एक रूहानी मसला समझा जाता है, जो जिन या खुदाई सज़ा का नतीजा होता है। इस वजह से ना लोग रिलीजियस हीलिंग पर ना ज़्यादा भरोसा करते हैं। स्टिग्मा भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ना शहरी इलाकों में ना धीरे धीरे इस मसले के बारे में ना अवेयरनेस बढ़ रही है। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, मैं इस चीज़ पे बिलीव रखता हूँ, क्योंकि जो है ना ये नतीजा जो है ना अल्लाह की तरफ से आफत ही है। ये मतलब कि किसी का बीमारी ब्रेन अनस्टेबल हो गया है, या फिर क्योंकि अगर आप हदीस का मुताला करें तो हदीस में ऑलरेडी अल्लाह ताला ने बता दिया हुआ है कि मैंने रूहों का जो है ना सिलसिला मैंने मेंटेन कर दिया हुआ है। कौन किस वक्त रूह पैदा होगी और किस तरह की बीमारियां लेके पैदा होगी और किस तरह से चीज़ होगी, ठीक है ना, वो सारा कुछ बता दिया गया। और मैंने ऑलमोस्ट रिहैब में जहाँ पे भी काम किया ना, मैंने यही देखा है कि जिन फैमिलीज़ में मतलब कि अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं है, और ना ही जो है वो स्पिरिच 5 टाइम्स प्रैक्टिस की जाती है, वहाँ पे जो है ना वो मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो मैंने ज़्यादा देखे हैं उस फैमिली के अंदर। तो जिन होना या ना होना एक अलहदा बात है, वो तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बनाई हुई मखलूक है, इस पे बिलीव होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की ऐसी कई मखलूक़ात हैं जिन पे यकीन होना हमारा लाजमी है। लेकिन वो नुकसान भी अल्लाह के उज़र से ही जो है वो पहुंचाती है, जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। तो ये जो सबसे पहले जो है ना वो हमें हमारा यही अल्लाह पे होना चाहिए। लेकिन क्या है कि मेंटल डिसेबिलिटीज़ होना या ना होना, ये खुदा की तरफ से आफत भी हो सकती है, नेमत भी हो सकती है। अगर आप ADHD के जो है वो पेशेंट निकालें, मतलब कि जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स हैं, यकीन मानो कि वो इतने ज़हीन होते हैं। सिर्फ ये कि उनको कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो स्पेशल बच्चे होते हैं स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, ADHD के, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के, वो इतने रेयर होते हैं कि उनकी यादाश्त माशाल्लाह इतनी ज़हीन होते हैं।
कुछ ऐसे भी देखे गए हैं ADHD के पेशेंट या क्लाइंट जो मतलब ये कि कोई और बात नहीं करते, सिर्फ वो नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, या उनका हिचकिचाना या चलाना वो भी बहुत दर्दनाक होता है। तो ओवरऑल ठीक है, तो ये जो चीज़ें ना काफ़ी मैटर करती हैं, ठीक है। ये अगर चाहे साइंस इस बात को नहीं मानती, लेकिन मेरा तो यकीन है इस हवाले से बहैसियत मुसलमान, ओके। और इस हवाले से जो है ना वो मैं डीपली तौर पर कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लामिक साइकोलॉजी के मुताबिक जो है ना वो बता सकता हूँ। और यही वजह है कि मैंने इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब पे चैनल जो है वो इस्लामिक और मॉडर्न साइकोलॉजी को आपस में कोरिलेट करके डीपली इसमें ना डिस्कस मैं करूँगा। तो लिहाजा आप लाजमी स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, ओके। कॉन्क्लूजन में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ तक जो दस्तियाबी है ना, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ की जो दस्तियाबी है कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और जेंडर फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है। शहरी इलाकों में ना सर्विसेज ज़्यादा दस्तियाब सर्विसेज जो है वो ज़्यादा दस्तियाब होती हैं, जबकि ना देहाती इलाकों में लोग ट्रेडिशनल तरीके पर ना ज़्यादा डिपेंड करते हैं। स्टिग्मा अब भी ना एक बड़ी रुकावट है, ख़ासकर ना औरतों के लिए, लेकिन कुछ शहरी इलाकों में ना अवेयरनेस बढ़ रही है, ओके। अच्छा, ये ओवरऑल जो मॉड्यूल 146 है ना, इसमें आमतौर पर आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज तक दस्तयाबी सिर्फ एक हेल्थ केयर इश्यूज नहीं है, बल्कि ना ये एक कल्चरल और सोशल इश्यूज भी है। हर कल्चर में ना इसके लिए अलग अलग बैरियर्स होते हैं, इसलिए ना अगर हम मेंटल हेल्थ सर्विसेज को ग्लोबली एक्सेसिबल बनाने की बात करते हैं ना, तो हमें ना हर कल्चर्स के कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बताऊं कि आमतौर पर ना जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हैं जो सुबह शाम के अज़कार हैं, वो जब मैं पढ़ लेता हूँ ना, मुझे वाकई रूहानी और जिस्मानी सुकून होता है। अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि इस्लाम ने ना ऑलरेडी जो है ना वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस फिक्स की हुई है। जिसको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आ गई है ना, वो अपनी ज़िंदगी में सुकून पा लेता है। और इस्लाम में सबसे पहले जो फोकस कराया गया है वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस पे करवाया गया है। किस तरह से? आपको सुबह के भी इज़्कार मिल जाएंगे, शाम के भी इज़्कार मिल जाएंगे। जब आप वाशरूम करने जा रहे होते हो, बैतुल खुला में जा रहे होते हो, वाशरूम जब वो जा रहे होते हो तो उसमें दाखिल होने से पहले भी दुआ है, और जब वज़ू कर रहे होते हो वो भी दुआ है, सोने में सोते हैं, खाना खाते हैं, गर्ज के जगह जगह एक एक लम्हा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं हैं, ठीक है। एक एक लम्हे में हमने क्या क्या करना है, क्या क्या नेक्स्ट मूवमेंट में हमने क्या क्या करना है, उस नेक्स्ट मूवमेंट के लिए अल्लाह ताला के नबी जो है आखिर ज़ुमा ख़ातमुल अंबिया प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई दुआएं, तो इतनी स्ट्रॉन्ग माइंडफुलनेस प्रैक्टिस जो है वो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मिली है। तो उसको मैंने जब जब भी परफॉर्म करता हूँ ना, तो क्या है कि मैं एक क्लेमनेस मुझे हासिल होती है। अब ये है कि जब भी आप दुआ पढ़े, साथ में उसका तर्जमा भी चल रहा हो ज़हन में, जब तक आपके दिमाग में सिर्फ मुंह में ही आप पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में वो मायने नहीं चल रहे, तो क्या होगा कि उस दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है, उस जिक्र का कोई फ़ायदा नहीं है। और यही वजह है कि ज़्यादातर पाकिस्तान में जो होता है वो कुरान पढ़ पढ़ के बस ज़ुबान थक जाती है, लेकिन दिमाग हमारे उसी तरह बेहयाई बुरे कामों में उलझे हैं। जबकि सऊदीया में भी जो है ना वो कुरान को उनकी नेटिव लैंग्वेज है, ठीक है, ये अरेबिक, जबकि पाकिस्तानी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो लिहाजा ये चीज़ों को ना बड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मॉड्यूल 147 कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ डिप्रेसिव एक्सपीरियंसेस एंड डिसऑर्डर्स के नाम से है। तो इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि डिप्रेशन एक ग्लोबल हेल्थ इश्यूज है जो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल कल्चरल फैक्टर्स की वजह से होता है, जैसे कि क्रोनिक इलनेस, सोशल कन्फ्लिक्ट्स और सोसाइटल चेंजेस। कल्चर से का भी ना डिप्रेशन पर ना काफ़ी असर होता है, और हर कल्चर्स में ना डिप्रेशन को ना अलग तरीके से महसूस किया और ट्रीट किया जाता है, ओके। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिप्रेसिव एक्सपीरियंसेस एंड डिसऑर्डर्स वेस्टर्न हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि डिप्रेशन का जो लफ्ज़ है लैटिन वर्ड से डेप्रीमेयर से आया है, जिसका मतलब है दबा देना, प्रेस कर देना, ठीक है ना। पहले वेस्टर्न मेडिसिन में ना डिप्रेशन को ना मेलाकोली कहा जाता था,
जो हिपोक्रेट्स के मुताबिक ना ज़्यादा ब्लैक बाइल की वजह से होता था। 17 सेंचुरी तक ना मेलनकोली को रिप्लेस कर दिया गया था और इसके बाद ना डिप्रेशन को ना मेडिकल टेक्स्ट में ना इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन ना DSM-5 में ना मेलनकोली को ना डिप्रेशन के एक सब टाइप की शक्ल में ना दोबारा इंक्लूड किया गया था। ओके, कल्चरल वेरिएशंस इन डिप्रेशंस में आपको बताया गया कि लैटिनो और मेडिटेरेनियन कल्चर्स में डिप्रेशन को ना नर्वस और हेरिडिटी की शक्ल में ना एक्सप्रेस किया जाता है। चाइनीज़ और एशियंस में ये होता है कि डिप्रेशन को ना वीकनेस या थकावट की शक्ल में ना देखा जाता है। मिडल ईस्टर्न कल्चर्स में क्या होता है कि इमोशनल डिस्ट्रेस को ना हार्ट प्रॉब्लम्स की शक्ल में ना डिस्क्राइब किया जाता है। हॉपी कल्चर्स में ये होता है कि डिप्रेशन को ना हार्ट ब्रोकन होने की शक्ल में ना एक्सप्रेस किया जाता है। और आप किस कल्चर्स में किस तरह से डिप्रेशन को देखते हैं, आप स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। क्रॉस कल्चरल रिसर्च ऑन डिप्रेशन में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि कुछ की फाइंडिंग्स हैं जो ये बताती हैं। नंबर 1 पे कि डिप्रेशन हर जगह एक जैसा नहीं समझा जाता है। नंबर 2 पे डिप्रेशन के सिम्टम्स और इसकी मीनिंग से कल्चर के हिसाब से ना बदलती हैं। और नंबर 3 पे के नॉन वेस्टर्न कल्चर्स में डिप्रेशन को अक्सर ना फिजिकल मतलब के सोमैटिक सिम्टम्स की शक्ल में ना दिखाया जाता है। नंबर 4 पे के सुसाइडल थॉट्स और गिल्ट नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ना कम देखा जाता है। नंबर 5 पे के पर्सनालिटी ट्रेट्स जो वेस्टर्न कल्चर्स में डिप्रेशन से जुड़ी होती हैं, जैसे कि लो सेल्फ एस्टीम्स, वो अदर कल्चर्स में ना उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। वेस्टर्न अजप्शंस वर्सेस सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि वेस्टर्न मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स डिप्रेशन को ना एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स समझते हैं और एम्पिरिकल मेथड्स के ज़रिए ना इसको ट्रीट करते हैं। पोस्ट मॉडर्न व्यूज़ ये कहते हैं कि सोशियो कल्चरल फैक्टर्स जैसे कि पॉवर्टी और इनइक्वलिटी भी ना मेंटल हेल्थ को ना शेप करती है। इसलिए ना डिप्रेशन को ना समझना और ट्रीट करते वक्त ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। कंक्लूजन की बात की जाए तो उसमें ना आपको बताया गया कि कल्चर का डिप्रेशन पर ना बहुत बड़ा असर होता है और ये इन्फ्लुएंस करता है कि डिप्रेशन से कैसे होते हैं और इसके जो सिम्टम्स से क्या होते हैं और इसको ना किस तरीके से ना ट्रीट किया जाता है। अगर हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट्स और आउटकम्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें ना कल्चर के डिफरेंसेस को ना समझना बहुत ज़रूरी होता है। मॉड्यूल 148 असेसिंग एंड ट्रीटिंग डिप्रेशन इन क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के नाम से है। तो इसमें आपको बताया गया कि कल्चर का रोल डिप्रेशन को ना महसूस करने और ट्रीट करने में ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लिनिशियंस को कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को समझना चाहिए ताकि ना वो डाइवर्स पॉपुलेशंस के साथ इफेक्टिव काम कर सके। नीचे ना कुछ कल्चरल डिटर्मिनेंट्स और ट्रीटमेंट गाइडलाइंस दी गई हैं जो क्लिनिशियंस को ना मदद दे सकती है। चेकलिस्ट कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिप्रेशंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि इस चेकलिस्ट को ना यूज़ करके ना आप ये एवेल्यूएट कर सकते हैं कि पेशेंट्स किस हद तक ना कल्चरल ट्रेडिशंस और बिहेवियर्स के साथ ना आइडेंटिफाई करता है और ये स्केल यूज़ किए जाते हैं। नंबर 1 पे है कि वेरी मच और नंबर 2 पे है कि समवट, नंबर 3 पे लिटिल और नंबर 4 पे है नॉट एट ऑल, नंबर 5 पे है डोंट नो। अच्छा, ये इनकी ना स्केल की रेटिंग भी दी गई है और ये आपको तब समझ में आएंगे जब आप PSY 499A कोर्स रखेंगे तो तब आपको स्केल्स का भी आइडिया हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ही स्केल्स जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे तो देन आपको ये इनका जो है ना ऑप्शंस के नंबर ऑफ रेटिंग्स फिर समझ में आएंगे। मज़ीद आपको बताया गया जैसे कि जो क्वेश्चंस हैं चेकलिस्ट कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिप्रेशंस को लेकर जो स्केल दिया गया इसमें 12 आइटम्स हैं। टोटल 12 आइटम्स की जो ऑप्शंस हैं वो सेम है। ठीक है, कौन सी ऑप्शंस है? वेरी मच, समवट, अ लिटिल, नॉट एट ऑल और डोंट नो। ये 12 क्वेश्चंस की सेम जो है वो ऑप्शंस है और इसमें से जो है वो एक सिलेक्ट करना होता है
चारों में से एक। अच्छा, पहला जो आइटम्स है वो है पर्सनहुड एंड सेल्फ स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट, और नंबर 2 पे अबनॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी और वेलबींग के बारे में बिलीव्स। नंबर 3 पे इलनेस और डिजीज़ के बारे में एटीट्यूड्स। नंबर 4 पे ब्रीडिंग पैटर्न्स और जेनेटिक रिस्क के प्रैक्टिसेस वगैरह। नंबर 5 पे है प्री नेटल बर्थ और पोस्ट नेटल केयर प्रैक्टिसेस। नंबर 6 पे फैमिली, कम्युनिटी और रिलीजियस के थ्रू के सोशलाइजेशन। नंबर 7 पे मेडिकल और हेल्थ केयर बिलीव्स, जिसमें ना हीलर्स और डॉक्टर्स भी शामिल होते हैं। नंबर 8 पे सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक चेंजेस से स्ट्रेसर्स। नंबर 9 पे अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स में डेविएंस और डाइस फंक्शंस के पैटर्न्स। नंबर 10 पे रोल्स, वैल्यूज़ और आइडेंटिटी कन्फ्लिक्ट से स्ट्रेसर। और नंबर 11 पे है सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रेसर्स, जैसे कि रासिज्म, सेक्सिज्म और मार्जिनलाइजेशंस। नंबर 12 पे रिसोर्सेज, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल, स्पोर्ट्स, सोशल नेटवर्क्स और रिलीजियस। और अगर ना स्कोर 24 से ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर कन्वेंशनल वेस्टर्न साइकोलॉजी का यूज़ रिस्क जो है ना वो पोज कर सकते हैं। अगर बहुत सारे डोंट नो हो रेटिंग्स में, तो एडिशनल असेसमेंट्स की ज़रूरत हो सकती है। गाइडलाइंस फॉर क्रॉस कल्चरल असेसमेंट्स एंड ट्रीटमेंट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि नंबर 1 पे क्या है, फॉर्मल ट्रेनिंग में क्या होता है कि क्लिनिशियंस को ना क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में ना ट्रेनिंग लेनी चाहिए। नंबर 2 पे कल्चरल फ्लुएंसी में ये होता है कि क्लिनिशियंस को ना लैंग्वेजेस से सीखनी चाहिए और कल्चर में ना इमर्स होना चाहिए, ताकि ना इनको ना समझना बेहतर हो। नंबर 3 पे कल्चरोलॉजिकल इंटरव्यू, मतलब ये कि स्पेशलिस्ट इंटरव्यूज कंडक्ट करके ना कल्चरल आइडेंटिटी और स्टेटस को ना असेस किया जाना चाहिए। नंबर 4 पे कि कल्चरल पार्टिसिपेशंस, मतलब ये कि पेशेंट्स की कम्युनिटी के साथ ना कोलैबोरेट करके ना कल्चरली रेलिवेंट ट्रीटमेंट्स बनाया जाए। नंबर 5 पे कल्चरल इक्वलेंस, मतलब ये कि जब वेस्टर्न टूल से लिमिटेड हो तो क्वालिटेटिव मैटर्स जैसे कि स्टोरी टेलिंग का यूज़ किया जाए। नंबर 6 पे है कल्चरल डायग्नोसिस, मतलब ये कि स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोसिस जैसे कि DSM-5 कैटेगरीज के बारे में ना कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ना फोकस किया जाए। नंबर 7 पे है कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट, मतलब ये कि ट्रीटमेंट डिसीजंस में पेशेंट्स को ना इन्वॉल्व किया जाए, ट्रेडिशनल और कम्प्लीमेंट्री मेथड को ऑफर जो है वो करते हैं। नंबर 8 पे है कल्चरल एक्सपर्ट्स, मतलब ये कि पेशेंट के कल्चर में ना एक्सपर्ट्स के साथ काम किया जाए, जो कंसल्टेंट या को थेरेपिस्ट की शक्ल में ना काम कर सकते हैं। नंबर 9 में कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, मतलब ये कि पेशेंट्स के लिए ना लाइफ हिस्ट्री को समझा जाए और इंक्लूडिंग पॉवर्टी या रासिज्म के एक्सपीरियंसेस और सोशल चेंजेस के लिए ना एडवोकेट किया जाए। मज़ीद आपको बताया गया है कि ये गाइडलाइंस ना क्लिनिशियंस को ना मदद देती हैं कि वो ना अपने ट्रीटमेंट्स अप्रोचेस को ना पेशेंट्स के कल्चरल बैकग्राउंड के हिसाब से ना अडेप्ट कर सके, ताकि ना इनको ना बेहतर और कंपेशेंट जो है वो केयर मिल सके। इस तरह से ना कल्चर को ना समझना और इसके इजाफा करना ट्रीटमेंट प्रोसेस में ना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना हर पेशेंट्स को ना इनके स्पेसिफिक नीड्स को ना मुताबिक ट्रीटमेंट मिल सके। ओके, मॉड्यूल 149 द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी कल्चरल नॉलेज रिसोर्सेज के नाम से है। तो इन द स्टार्टेड आपको द डेवलपमेंट ऑफ मल्टी कल्चरल नॉलेज का जो है वो इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो नंबर 1 पे कि कल्चरल पैटर्न्स और असरात, मतलब कि कल्चरल पैटर्न्स एंड इन्फ्लुएंसेस में ये होता है कि नंबर 1 पे कि कल्चरल पैटर्न्स और रूल्स जो हैं वो बच्चों और सोसाइटी से सीखे जाते हैं और पास डाउन होते हैं। नंबर 2 पे कि हमारी अपनी ना कल्चर्स को ना बेहतर समझना, कभी कभी ना दूसरे कल्चर्स के कंपैरिजंस में ना हमारे अपने कल्चर्स के बेहतर समझने के का ना एक मिसकंसेप्शन क्रिएट करता है। नंबर 3 पे कि अगर हम मल्टी कल्चरल अप्रोचेस को अपनाते हैं तो इससे ना हमारे पर्सपेक्टिव्स और दूसरों के साथ ना इंटरेक्शंस के तरीके एक्सपेंड हो जाते हैं। नंबर 2 पे है मल्टी कल्चरल थ्योरी, मतलब कि MCT के जो है की प्रोपोजिशंस दी गई हैं।
तो नंबर वन पे जो है की प्रोपोजिशंस वो है वर्ल्ड वाइड डाइवर्सिटी के नाम से है। तो हर थ्योरी अपनी ना एक यूनिक कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को ना रिप्रेजेंट करती है। नंबर टू पे है कि क्लाइंट काउंसलर डायनेमिक्स, मतलब ये कि काउंसलिंग को काफ़ी काउंसलिंग को ना सिर्फ क्लाइंट काउंसलर रिलेशनशिप पर ना नहीं बल्कि ना चेंजिंग कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर भी फोकस करना चाहिए। नंबर थ्री पे है आइडेंटिटी इन्फ्लुएंसेस, मतलब ये कि इंसान का कल्चरल बैकग्राउंड इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और गोल सेटिंग पर भी असर डालता है काउंसलिंग के दौरान। नंबर थ्री पे के एक्सपेंडेंट हेल्पिंग रिस्पॉन्सेज, मतलब ये कि जब हम कल्चरल पर्सपेक्टिव्स को अपनाते हैं तो हमें ना ज़्यादा तरीके मिलते हैं क्लाइंट की मदद करने के लिए। नंबर फोर पे है अल्टरनेटिव रोल्स, ठीक है, सॉरी नंबर फाइव पे है अल्टरनेटिव रोल्स। तो काउंसलिंग के दौरान ना सिर्फ कन्वेंशनल तरीके नहीं बल्कि ना दूसरे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के रोल्स भी शामिल होते हैं। नंबर सिक्स पे है कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस, मतलब ये कि एमसीटी से क्या मराद है, मल्टी कल्चरल थ्योरी, एग्जाम पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एमसीटी के ज़रिए ना हम अपनी अवेयरनेस को इंडिविजुअल से लेकर ना सोसाइटल लेवल तक ना एक्सपेंड करते हैं। अच्छा, एमसीटी से मुराद ये है मल्टी कल्चरल थ्योरी, और ये एब्रीवेशंस की बात कर रहा हूँ कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आगे है रेजिस्टेंस टू मल्टी कल्चरलिज्म, इसमें ना आपको बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि कुछ लोग ना इसको ट्रेडिशनल थ्योरीज के साथ कंपेयर करते हुए देखते हैं। नंबर टू पे कि इसको ना पॉलिटिकल करेक्टनेस और अफर्मेटिव एक्शन से भी नेगेटिव तरीके से लिंक किया जाता है। नंबर थ्री पे मल्टी कल्चरलिज्म की डेफिनेशंस क्लियर नहीं है, इसलिए ना यूनिवर्सल एप्लीकेशंस में ना मुश्किल होती है। नंबर फोर पे है कम्प्लेक्सिटी और पोटेंशियल बाइसेस की वजह से ना कुछ लोग ना मल्टी कल्चरल कंपिटेंस को ना काउंसलिंग में ना डाउट करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ अ कल्चरल सेंटर्ड पर्सपेक्टिव्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया फर्स्ट पॉइंट में कि जब हम बिहेवियर्स को ना इसके कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं तो तब हम ना आपको एक्यूरेट असेसमेंट कर सकते हैं। नंबर फोर पे के क्रॉस कल्चरल इंट्रैक्शंस से शेयर्ड वैल्यूज समझने में ना मदद मिलती है जो बिहेवियर डिफरेंसेस के बावजूद ना अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर सकते हैं। नंबर थ्री पे के कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे पर्सपेक्टिव्स को ना नैरो होने से ना बचाती है और सोसाइटी के मेंटल वेलबींग को ना इन्हेंस करती है। नंबर फोर पे मल्टी कल्चरल पर्सपेक्टिव से सोशल जस्टिस और मॉरल डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करती है। और नंबर फाइव पे कल्चरल अवेयरनेस के ज़रिए ना हम रैपिडली चेंजेस सोशल सिचुएशंस को अच्छे तरीके से ना हैंडल कर सकते हैं। स्किल्स फॉर मल्टी कल्चरली कम्पिटेंट काउंसलर्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है नंबर वन पे द नॉलेज एंड लर्निंग मेथड्स। नंबर वन पॉइंट पे बताया गया कि स्टैंडर्ड काउंसलिंग और ब्रॉडर सोशल फैक्टर्स के बारे में ना नॉलेज होना ज़रूरी है। नंबर टू पे कम्युनिटी के कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव के साथ ना इंगेज होना समझने में मदद जो है वो करते हैं। नंबर थ्री पे के इमर्शंस एक्सपीरियंसेस जिसमें ना स्टूडेंट्स और फैक्चुअलिटी को प्रैक्टिकल मल्टीकल्चरल इंसाइट्स मिलती है और इनका यूज़ जो है ना करके हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डीपन कर सकते हैं, मतलब कि इजाफा कर सकते हैं। मल्टी कल्चरल स्किल्स डेवलपमेंट में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि नंबर वन पे मल्टी कल्चरल स्किल्स इन्वॉल्व करती है कि हम ना कल्चरली डिफरेंट इंडिविजुअल्स के दरमियान शेयर्ड पोजीशंस एक्सपेक्टेशंस को ना आइडेंटिफाई करें। नंबर टू पे के कल्चरल कन्फ्लिक्ट्स जैसे कि फैमिली डिसएग्रीमेंट्स को ना हम कल्चरल पर्सपेक्टिव्स के ज़रिए ना रिफ्रेम कर सकते हैं। ओके, आगे है इंटरपर्सनल कल्चरल ग्रिड्स के ज़रिए ना इलिस्ट्रेट होती है। नंबर वन पे है कि सिमिलर बिहेवियर्स पोजीशंस एक्सपेक्टेशंस। नंबर टू पे डिफरेंट बिहेवियर्स पोजीशन एक्सपेक्टेशंस। नंबर थ्री पे सेम बिहेवियर्स बट विद हिडन नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस। नंबर फोर पे डिफरेंट बिहेवियर्स एंड नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस जो डीप कन्फ्लिक्ट्स को ना रिप्रेजेंट करती है। ट्राइड ट्रेनिंग मॉडल में आप स्टूडेंट्स को बताया गया नंबर वन पे कि इस मॉडल में ना तीन पार्टिसिपेंट्स शामिल होते हैं, काउंसलर्स, प्रो काउंसलर्स और एंटी काउंसलर्स। इससे ना काउंसलर्स को ना क्लाइंट्स के इंटरनल पॉजिटिव और नेगेटिव मैसेजेस समझने में मदद मिलती है। नंबर टू पे कि ये ट्रेनिंग काउंसलर्स को ना क्लाइंट्स की पर्सपेक्टिव्स देखने में ना मदद करती है जो डिफेंसिवनेस को ना रिड्यूस करती है और मिसअंडरस्टैंडिंग से ना रिकवरी को इम्प्रूव जो है वो करती है। आगे कंक्लूजन एंड
टेक टेक अवेज में आप स्टूडेंट्स को कल्चरल कंपिटेंस एंड काउंसलिंग बताएगी है। तो काउंसलर्स को ना हर क्लाइंट्स की कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की कम्प्लेक्सिटी समझने की ज़रूरत होती है। नंबर 2 पे इनको ना अपनी थ्योरीज और मेथड्स को क्लाइंट्स के स्पेसिफिक कल्चरल बैकग्राउंड्स के हिसाब से ना अडेप्ट करना चाहिए। मज़ीद आपको की क्वेश्चंस फॉर कल्चरली कम्पिटेंट काउंसलिंग में आपको बताया गया है नंबर 1 पॉइंट पे कि कौन सी काउंसलिंग के थ्योरीज डिफरेंट से कल्चर कॉन्टेक्स्ट में ना इफेक्टिव है। नंबर 2 पे कौन से साइकोलॉजिकल फिनोमेना यूनिवर्सल है और कौन से कल्चरली स्पेसिफिक हैं। मतलब कि सवाल आपसे पूछेगी तो इनके जो सवाल आप कमेंट्स में आंसर इन सवालों का लाजमी बताएं, और ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो कि आप फुली कॉन्शियसली जो है इस लेक्चर को सुन रहे हैं। नंबर 3 पे जो सवाल है वो ये कि जब काउंसलिंग थ्योरी को क्रॉस कल्चरल्स में अप्लाई किया जाता है तो इनके लिमिटेशंस क्या होती है। मॉड्यूल 150 क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग के नाम से है। इसमें आपको बताया गया कि साइकोलॉजिकल वेलबींग का मतलब है इमोशनल, मेंटल एंड बिहेवियरल हेल्थ, जो डिस्ट्रेस की कमी डेली फंक्शनल का ना इफेक्टिव होना और पर्पस और प्लेयर्स का सेंस होना जो है वो शामिल होता है। हेल्थी कोपिंग मैकेनिज्म्स और रेजिलियंस ज़रूरी है ताकि ना इंसान लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स में ना थराइव कर सके, मतलब कि शामिल हो सके। इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड मॉडल्स ऑफ वेलबींग में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि राइफ साइकोलॉजिकल वेलबींग मॉडल के नाम से है। तो इसमें आपको बताया गया ओवरऑल कि इस मॉडल में ना 6 कोर एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 पे पर्सनल ग्रोथ, नंबर 2 पे सेल्फ एक्सेप्टेंस, नंबर 3 पे ऑटोनॉमी, नंबर 4 पे है इन्वायरमेंटल मिस्ट्री, और नंबर 5 पे है पॉजिटिव रिलेशनशिप, और नंबर 6 पे है पर्पस इन लाइफ। अच्छा, ये जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स इमोशनल, मेंटल और बिहेवियरल फंक्शनिंग को ना होलिस्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है नंबर 2 पे स्लिगमैन पर माह मॉडल। अच्छा, ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रेफ साइकोलॉजिकल वेलबींग मॉडल में क्या शामिल है, और इसी तरह स्लिगमैन पर माह मॉडल के अंदर क्या क्या शामिल है। तो ये मॉडल 5 पिलर्स को ना हाईलाइट करता है जो सस्टेन्ड वेलबींग के लिए ज़रूरी है। नंबर 1 पे पॉजिटिव इमोशंस, नंबर 2 पे है इंगेजमेंट, नंबर 3 पे है पॉजिटिव रिलेशनशिप, नंबर 4 पे है मीनिंग, और नंबर 5 पे है अकम्पलिशमेंट। ओके, तैयब राशिद व्यूज़, इसमें आपको बताया गया कि तैयब राशिद का कहना है कि स्ट्रेंथ पर ना फोकस करने से ना हम लाइफ के चैलेंजेस को ना अनडूम कर सकते हैं। एक्सप्लोर और एक्यूरेट व्हाट्स स्ट्रॉन्ग टू अनडू व्हाट्स रॉन्ग। ओके, इस हवाले से नंबर 4 जो है वो 5 प्रिडिक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस के नाम से है। तो हैप्पीनेस के ना 5 प्रिडिक्टर्स हैं। नंबर 1 पे फेथ, नंबर 2 पे है हेल्थ, नंबर 3 पे रिलेशनशिप, नंबर 4 पे है पर्सनल ट्रेड्स, नंबर 5 पे है पर्पस। ओके, और नुमान अमजद इंडिजिनस मॉडल में आपको बताया गया कि नुमान अमजद का मॉडल वेलबींग में ना ग्रेटिट्यूड मतलब कि शुक्र नवाजी और पेशेंस मतलब कि सब्र को ना कल्चरल समझता है। और इनका कहना है कि हैप्पीनेस एक केमिस्ट्री और होप हर दुनिया में ना है, इसलिए ना इमोशनल फ्लक्चुएशंस को ना एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। कंक्लूजन की बात की जाए तो ये मॉडल वेलबींग को ना एक डायनेमिक बैलेंस के तौर पर ना समझाता है जो पर्सनल फुलफिलमेंट, इमोशनल रेजिलियंस और कल्चरल विजडम्स के बीच होता है। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 37 जो कि बहुत लेंथी था और इसने टाइम भी काफ़ी लिया है एज़ कम्पेयर टू दूसरे लेक्चर्स के। तो इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, और इसने सर दर्द कर देना है आपका, मतलब कि अगर आप इसको समझने लग जाए, क्योंकि इसमें ना बहुत कुछ आपको बताया गया है और इसको मेमोराइज करना बहुत ही फ़ायदा देगा स्टूडेंट्स को। ओके, रियल लाइफ में अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो काफ़ी कुछ घुमा फिरा के तो पूछा जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में इसमें ना आपको बताया गया है कि ओवरऑल किस तरह से कल्चर्स के अंदर ना डिफरेंट जो है वो मेंटल हेल्थ के जो है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और किस तरह से मेंटल हेल्थ को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं डिफरेंट कल्चर्स में। ओके,
अगर बात कीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि थाईलैंड के कियान लोगों के अंदर क्या किस टाइप की खूबसूरती को प्रेफर किया जाता है, तो लंबी गर्दन को खूबसूरती के तौर पर प्रेफर किया जाता है। और इसी तरह आपसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में भी पूछा जा सकता है, और इसी तरह आपको ईस्टर्न जो दूसरे ममालिक हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है औरतों को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह वेस्टर्न कल्चर्स में जब औरतें जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं या बच्चा पैदा कर लेती हैं, तो देन उन पे क्या किस टाइप का प्रेशर होता है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह जो है अगर देखा जाए वेस्टर्न कंट्रीज़ के बरक्स या ईस्टर्न कंट्रीज़, ये आपस में ना डिफ्रेंशिएट आपको इसी तरह घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ओके, आगे डिफरेंट आपको बताया गया एजिंग मीडिया एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव्स ऑन वुमेन को लेकर क्या है, और ये भी चंद लाइनों का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वॉयलेंस एंड वुमेन वेलबिंग को लेकर जो है वो भी पूछा जा सकता है। मज़ीद अगर आता हूँ मॉड्यूल 146 एसेस टू मेंटल हेल्थ के नाम से है, तो इसमें जो है वो मेंटल हेल्थ को लेकर किस तरह से सर्विसेज दी जाती हैं डिफरेंट कल्चर्स में, और व्हाट इज़ मेंट बाय असेसिंग टू मेंटल हेल्थ, ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मज़ीद ये कि जो है ये इसका जो है ना आपसे सवाल पूछने के बाद ये है कि एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं। ओके, आगे आ जाते हैं हम। इसमें इसमें ना आपको इस पूरे मॉड्यूल नंबर 146 में सवालों के जवाब दिए गए हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से घुमा फिरा के ही पूछा जा सकता है इसमें। मॉड्यूल 147 जो है उसमें डिप्रेशंस की जो डेफिनेशंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस ये कि कल्चरल वेरिएशंस इन डिप्रेशन से क्या कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से उठा लूँ हार्ट प्रॉब्लम्स, जो है वो इमोशनल डिस्ट्रेस जो है वो हार्ट प्रॉब्लम्स जो है वो वाज़ह करता है किस कल्चर्स में डिप्रेशंस को लेकर, तो मिडल ईस्ट कल्चर्स में जो है वो वाज़ह करते हैं। और इसी तरह आपसे घुमा फिरा के ना, जिस तरह मैंने ये सवाल क्रिएट किया क्विज़ का, तो इसी तरह आपको पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और क्रॉस कल्चरल रिसर्च ऑन डिप्रेशन से कि क्या किस हवाले से है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आते हैं 148 और असेसिंग एंड ट्रीटिंग डिप्रेशन इन क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। हम किस डिफरेंट कल्चर्स में किस तरह से जो है डिप्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा स्केल इस्तेमाल करके। ये कल्चरल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिप्रेशन की जो चेक लिस्ट है ये 12 आइटम्स की, इनका इस्तेमाल करके जो है वो डिफरेंट कल्चर्स के में पाई जाने वाले जो डिप्रेशंस है उनको हम वेरिएट कर सकते हैं। और गाइडेंस फॉर क्रॉस कल्चरल असेसमेंट्स एंड ट्रीटमेंट, मतलब कि जब भी हम जो है वो जब भी ट्रीटमेंट और स्टार्ट करेंगे डिफरेंट कल्चर्स को लेकर, तो किस तरह से हम जो है वो किस टाइप की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, तो ये आपको स्टेप्स बताएंगे। टोटल ये 9 स्टेप्स हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, और जो क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है तो उसको ये गाइडलाइंस फॉर क्रॉस कल्चरल असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट इसको लाजमी जहन में बैठा लेना चाहिए। प्लस ये जो कल्चरल डिटर्मिनेंट ऑफ डिप्रेशन के नाम से जो चेकलिस्ट दी गई है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजिस्ट के लिए। मॉड्यूल 149 जो है वो डेवलपमेंट ऑफ मल्टी कल्चरल नॉलेज रिसोर्सेज के नाम से है, तो इसमें आपको ये जो है ना घुमा फिरा के ही पॉइंट पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लूँ कल्चरल पैटर्न्स एंड इन्फ्लुएंसेस से अगर देखा जाए, तो डेवलपमेंट ऑफ मल्टी कल्चरल नॉलेज को लेकर तो किस टाइप के होने चाहिए। ये 3 जो पॉइंट्स इनमें से एक दो बस आप मेमोराइज कर लीजिएगा। मल्टी कल्चरल थ्योरी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके जो पॉइंट्स दिए गए हैं थ्योरी के ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूँ कि वेरिड रोल्स फ्रॉम डिवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, नॉट जस्ट कन्वेंशनल मेथड्स फॉर इंक्लूडिंग इन काउंसलिंग, विच टाइप ऑफ रोल्स, ठीक है, या विच टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स या विच टाइप्स ऑफ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये अल्टरनेटिव रोल्स है। ओके, इसी तरह बेनिफिट्स ऑफ अ कल्चर सेंटर्ड पर्सपेक्टिव्स क्या कहते हैं, ये 2-3 या एक पॉइंट आप उसको मेमोराइज कर लेना आप स्टूडेंट्स। और स्किल्स फॉर मल्टी कल्चरली कम्पिटेंट्स काउंसलर्स, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिहाजा मैं जो है ना इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ओवरव्यू है ना वो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ,
क्योंकि ये लेक्चर जो है ना बहुत लेंथी है और वीडियो का ड्यूरेशन भी ज़्यादा लंबा हो गया है। और मॉड्यूल 150 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो है वो आपको दिए गए हैं, जैसे कि परमा मॉडल हो गया और तैयब राशिद व्यू हो गया, और उसके बाद फिर 5 प्रिडिक्टर्स ऑफ हैप्पीनेस होगी। तो ये ना ओवरऑल ये एग्ज़ाम पार्टी से बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।